नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे भाइयों। विद्यार्थी, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमने कुछ बातें पढ़ ली। जैसे कि हमने केंद्रक पढ़ लिया, हमने माध्यिकाएं पढ़ ली, हमने लंब केंद्र पढ़ लिया, हमने परिकेंद्र पढ़ लिया, हमने केंद्रक पढ़ लिया। विद्यार्थी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है तो वही टॉपिक तो सेम ही, पर उस कॉन्सेप्ट का नाम है अंतः केंद्र, इन सेंटर, इन सेंटर, अंतः केंद्र। देखें विद्यार्थी, इन सेंटर क्या कहता है? इन सेंटर का मतलब है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं, आप समझते रहना कि अंतः केंद्र बना कैसे। एक लाइन का भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि अंतः केंद्र कैसे बनता है। तो देखेंगे बच्चे, जो कोण होते हैं ना, एक त्रिभुज के जो कोण होते हैं, तो कोणों के जो समद्विभाजक हैं, कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है अर्धक, जो कोणों को आधा कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पाए? कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं, जब वो मिलते हैं, कोणों के अर्धक जब काटते हैं एक दूसरे को, जब मिलते हैं एक दूसरे से, क्लियर है मेरे भाई? कोणों के अर्धक जब मिलते हैं तो वहां पर जो सेंटर बनता है, वहां पर जो बिंदु बनता है, वो कहलाता है अंतः केंद्र। आप मेरी बात समझ पाए? कोण समझते ही हैं। कोणों को जैसे कोई 60 का कोण है तो उसके दो भाग करे 30-30 में, और उसका जो अर्धक है, अर्धक का मतलब है समद्विभाजक। जैसे ये हमारा कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। अब बच्चों, एक कोण का अर्धक मतलब है ये a/2 कोण हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? a/2। और B कोण का अर्धक, जैसे ये पूरा B था तो ये b/2, और ये वाला एंगल भी b/2, और ये वाला एंगल c/2, और ये वाला एंगल c/2। ये जब आपस में मिले बच्चे, तो ये जो बिंदु है ये कहलाता है इन सेंटर I। क्लियर है? कोणों के अर्धक या कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं वहां बनता है इन सेंटर, मतलब है अंतः केंद्र। और विद्यार्थी बहुत ध्यान से देख लेना, अगर मान लो ये अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र समझ गए, कोणों के अर्धक मिलेंगे, और अंतः केंद्र को बिंदु मानकर, अंतः केंद्र को पॉइंट मानकर हम कोई सर्किल खींच दें, तो वो सर्किल ऐसे बनेगा बच्चे। इस सर्किल को कहेंगे अंतःवृत्त। इस सर्किल को कहते हैं बच्चे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतः केंद्र है, और अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक सर्किल खींचा है, तो वो अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त याद रखना बच्चे, हमेशा भुजाओं को टच करता है। किसे टच करता है बेटा? अंतःवृत्त हमेशा भुजाओं को टच करता है, जबकि ये वाली बात हो चुकी थी कि परिवृत्त हमेशा शीर्षों, कोनों को टच करता है। क्लियर है? अंतः केंद्र आप देखेंगे भुजाओं को टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी, और ये भी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर नहीं भी पता हो तो आप देख लें। यदि तुम्हें अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r निकालनी है, तो वो मैंने बताया था, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप S, सेमी पेरीमीटर S। किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है स्मॉल r, वो होती है बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुजी का अर्ध परिमाप। क्लियर है मेरे भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। इससे क्या निकल के आती है? तो इससे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आती है। अंतःवृत्त कैसे बनता है? तो कोणों के समद्विभाजक जहां मीट करते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं, और अंतः केंद्र को केंद्र मानकर जब एक सर्किल खींचा जाता है जो भुजाओं को टच करते हुए पास हो रहा है, वो अंतःवृत्त कहलाता है। क्लियर है ये वाली बात? कैसे बनता है? तो कोणों के समद्विभाजक बनते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ ली, और ये हमेशा अंदर ही बनता है। ये हमेशा कहां बनेगा? अंदर ही बनेगा, क्योंकि इसमें अंतः कोणों के समद्विभाजक होते हैं। इसमें बाहर बनने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाहर कैसे बन जाएगा? क्योंकि ये तो कोणों के समद्विभाजक हैं। तो ये कहां बनेगा? तो ये बात पक्की है, ये अंदर ही बनेगा सर, ये अंदर ही बनेगा। इसमें कोई दो बात नहीं है कि बाहर बनेगा। तो बाहर कहां बनेगा? जैसे परिकेंद्र में होती थी कि बाहर बनता था, तो कहां बनता था? लंब केंद्र में हुआ था कि बाहर बन रहा है, तो कहां बन रहा है ना? इसमें तो कन्फर्म है, अंदर ही बनेगा, नो डाउट। क्लियर है? ठीक बात। और अब बच्चों मैं तुमसे बात करता हूं कि इसके एंगल पे क्वेश्चन आ जाता है। एंगल निकालने के लिए हम एंगल निकालने के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अंतःवृत्त में बना एंगल, या एंगल के बारे में हम चर्चा करें। जैसे विद्यार्थी, हमने एक त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया विद्यार्थी A, B और C। बच्चों मैंने
अंतः केंद्र स्थापित किया। अंतः केंद्र कैसे होगा, इसका अर्धक यहां मिलेगा, इसका अर्धक यहां मिलेगा और इसका अर्धक यहां मिलेगा। अगर बच्चों ऐसा बन रहा है तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। विद्यार्थी ये हो जाएगा b/2 और ये भी क्या हो जाएगा b/2 और ये हो जाएगा c/2 और ये भी एंगल हो जाएगा c/2। अब ये जो है इसको मैंने इन सेंटर I नाम दे दिया। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे काट के ले आऊं, ध्यान से देखेंगे, दिस इज द इन सेंटर I और ये कहलाएगा बच्चे एंगल b/2 और ये एंगल कहलाएगा c/2, क्योंकि ये b का आधा है और ये c का आधा है और हमें ये निकालना है एंगल BIC की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमें फाइंड करना है कि अंतः केंद्र पे बने कोण की वैल्यू क्या होती है, ये पता करनी है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बस छोटी सी गणित बताइएगा कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? बोलो, कह सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल BIC बराबर होगा बच्चे 180 में से इन दोनों का योग घटा दूं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 में से इन दोनों का योग घटा दूंगा तो ये तीसरा निकल आएगा। कोई भी बता सकता है ये वाली बात। तो BIC की जो वैल्यू है बच्चे वो है 180 माइनस उन दोनों का योग, इन दोनों का योग घटा दूंगा 180 में से तो तीसरा एंगल निकल आएगा और ये है बेटा B + C/2। बोला है कि नहीं, B/2 + C/2 दोनों का योग करूंगा तो B + C/2 आएगा। बच्चों, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या आप जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों एंगलों की जो कुल वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी? सर ये कौन सा त्रिभुज उठा लिया आपने? मैंने बड़े वाला उठा लिया, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A? B + C की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस से। अगर मैं B + C की वैल्यू यहां पुट कर दूं बच्चे तो ये निकल के आएगा 180 माइनस, वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखते रहना है ना, और 180 माइनस कोण A/2। जब 2 से बच्चे इसे काटूंगा मेरे भाई तो ये 90 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 180 और ये 90 प्लस की है तो अंदर घुसेगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये माइनस की है वो A/2। आप ये वाली बात समझ गए होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप। 180 में 2 से भाग किया तो 90 आया और A में 2 से भाग किया तो A/2 आया। अंदर नेगेटिव प्रवेश करेगी बच्चे तो ये नेगेटिव 180 नेगेटिव 90 हो जाएगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव ये प्लस A/2 हो जाएगा। तो बच्चे जो एंगल BIC की वैल्यू जिसे हम निकालने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, 180 में से 90 गई तो ये बचेगी 90 प्लस A/2। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे कि अगर एंगल आपको BIC चाहिए, अंतः केंद्र पे बड़ा बना हुआ कोण चाहिए, तो इस कोण की वैल्यू हो जाएगी विद्यार्थी 90 प्लस उसके ऊपर बैठे कोण का आधा। ये एंगल चाहिए बच्चे ये वाला, तो 90 प्लस उसके ऊपर बैठे का आधा। क्लियर है? तीनों चीजों को अब हम बारी बारी से समझेंगे। जैसे देखें बच्चे, ये एक त्रिभुज है, इसमें आपको ये एंगल चाहिए एंगल I। ये त्रिभुज है A, ये B है और ये C है और आपको चाहिए एंगल BIC। कोण BIC आपको अगर चाहिए होता है तो उसकी वैल्यू होगी 90 प्लस कोण A का आधा। अगर आपको यही त्रिभुज होता, लेकिन आपको देखो ये कोण चाहिए, ये आया इधर से, ये आया इधर से, ये I है इन सेंटर है जहां पर तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं और आपको चाहिए एंगल AIC। AIC मतलब यहां खड़े होके आप देखने लग रहे हो AIC, तो वो हो जाएगा विद्यार्थी 90 प्लस उसके ऊपर बैठे का आधा, 90 प्लस B/2। और विद्यार्थी कल को आपको ये चाहिए, ये तीनों कोणों के अर्धक यहां मिल रहे हैं, इसका मतलब है इन सेंटर है। इन सेंटर वहीं तो होता है जहां तीनों कोणों के अर्धक मिलते हैं। तो बच्चों अगर आपको चाहिए AIB, एंगल AIB चाहिए, मतलब यहां से आप देखने लग रहे हो, तो इसकी वैल्यू होगी विद्यार्थी 90 प्लस C/2। मैं आपसे उम्मीद ये कर सकता हूं कि आप ये वाली बात समझ गए होंगे। अंतः केंद्र क्या होता है, कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं, अंतः केंद्र पे एंगल बना दिया और अंतः केंद्र के बारे में ये बताना नहीं कि कहाँ बनेगा कहाँ बनेगा कहाँ बनेगा, एक ही जगह अंदर ही बनेगा। अंतः केंद्र को अगर केंद्र मानकर एक सर्किल खींचा जाए जो त्रिभुज के अंदर रहे तो इसका मतलब है वो भुजाओं को टच करेगा, भुजाओं को टच करेगा तो वो अंतःवृत्त कहलाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r को आप बहुत पहले से जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, ये आप बहुत पहले से जानते हो, मुझे पूरा भरोसा है आपको।
आपके ऊपर अंतः केंद्र, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कहते हैं बच्चे कोण अर्धक को, समद्विभाजक को, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी को हम कह देते हैं एंगल बाइसेक्टर। अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए और वो अंदर ही रहे तो वो अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त हमेशा भुजाओं को टच करता है, भुजाओं को छुएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये एक बात नई है आपके लिए कि कोई भी त्रिभुज है उसमें परिकेंद्र और अंतः केंद्र, परिकेंद्र आप समझते हैं, परिकेंद्र कैसे बनता था, लंब और समद्विभाजकों का लंब भी हो और वो समद्विभाजक भी हो, मतलब माध्य का भी हो। जब वो दोनों मीट करते हैं एक दूसरे पर तो वहां परिकेंद्र बनता है। अगर परिकेंद्र और अंतः केंद्र, परिकेंद्र की त्रिज्या होती है कैपिटल आर परिवृत्त की, और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर, वो दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी है तो वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2RR। यहाँ पर आर जो है वो कैपिटल आर है बच्चे, परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर जो है बच्चे वो है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, वो है बच्चे अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ी ली। आगे की बात देख लेते हैं। अंतःवृत्त पर, अंतः केंद्र पर बना कोण BIC, AIC और AIB, हम ये भी बात पढ़ चुके हैं। अंतः केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना, अच्छा इस बात का प्रूव है, ये उस बात का प्रूव है जो मैंने अभी आपको बताया है ना। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखेंगे। ओ ये कोई सवाल है, ये सवाल थोड़ी देर में हम सिलटा लेते हैं, 2-2 कौड़ी के प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है, छोटा सा लड़का, समझ में आई? किसी त्रिभुज में शीर्ष की सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अंधा भी जिसे दिखाई नहीं देता वो सुन के बता देगा कि लंब केंद्र तो लंब से ही बनेगा। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों कोणों के समद्विभाजक जस्ट ही पढ़ाया है मैंने, एक बिंदु पर मिलते हैं। त्रिभुज में ही मिलते हैं, यस अंदर ही मिलते हैं, यह भी ठीक है। किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है एवं उसे समद्विभाजित करती है। ये वाली बात बिल्कुल सच नहीं है कि भुजा की जो माध्यिका होती है वो लंब भी होगी, ये कहाँ जरूरी है भाई। जैसे हमने ये माध्यिका खींची, इस त्रिभुज में माध्यिका है, इसका मतलब ये टुकड़ा बराबर है, तो ये लंब होगा, ये किसने कह दिया ना, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखें ये कोई त्रिभुज है, इस बिंदु से हमने यहाँ पर एक ऐसे भुजा डाली जो कि ये 3 की रह गई और ये 3 की रह गई, क्योंकि ये पूरी कितने की थी, 6 की थी। तो अब ये 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? नहीं, ये तो कोई बात जरूरी नहीं, जची नहीं ना, नहीं जची ना। किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस त्रिभुज पर लंब होती है और उससे समद्विभाजित करती है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, न मैं ऐसा भविष्य में कभी कहने वाला। ये इस सवाल का असत्य बात है, असत्य है, ये कथन असत्य है साहब, ये कथन बिल्कुल असत्य है। इस पर लोगों को आपत्ति होगी, लोग तुम्हें पीटेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। यदि दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांशंग में, तो समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता था कि सबको मिला देते हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। क्लियर है? दिए गए त्रिभुज में, ओहो ये सवाल तो आया हुआ, ये तो मुझे याद है, यहाँ ये 40 डिग्री है। क्लियर? दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC, OB कहाँ है, ये रहा, OB और OC कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं। इसका मतलब है बच्चे ये B/2 है और ये भी क्या है, B/2 है, ये C/2 है और ये भी क्या है, C/2 है। तो अब मैं तुम्हें ये तो बता चुका हूं कि ये जो O है वो क्या है, इन सेंटर है, मतलब है अंतः केंद्र है। कोई बात नहीं, अंतः केंद्र को I से नहीं लिखा तो कोई आप ऐसे मत करना कि आत्महत्या करने की सोचें, अरे यार अंतः केंद्र को तो I से लिखना था, O से क्यों लिख, उसकी मर्जी, तुम रोकोगे उसे नाम देने से? कोई किसी का नाम कुछ बुला रहा है, कोई किसी का नाम कुछ बुला रहा है, नाम देने से नहीं तुम रोक रहे हो उसे कभी भी। ओ क्या है, अंतः केंद्र। और तो आपको ही बताइए, अंतः केंद्र पे बना कोण अभी बताया था BIC, तो इसे क्या कह देंगे, इसे BOC कह देंगे। अंतः केंद्र कैसे कह सकते हैं आप इसे, दो कोणों के समद्विभाजक वहां मिल रहे हैं तो तीसरे का भी वहां मिलेगा। क्लियर है? कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं तो वो होगा बच्चे 90 प्लस उसके ऊपर वाले का आधा, 90 प्लस A/2, इसका मतलब है 90 प्लस 40/2 और 90 में 20 जोड़ेंगे बच्चे तो 110, 110 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में बैठा है। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। एक त्रिभुज ABC के कोण ABC और कोण ACB के अर्धक, अर्धक कहते ही मैं समझ गया अंतः केंद्र की बात कर रहा है, ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? BOC बराबर 90 माइनस A/2 गलत है, गलत है, गलत है।
BOC बराबर 90 प्लस A/2, ये अभी बताया है, सिद्ध भी कराया है बच्चे। और ये सवाल LDC में आया, ऐसे ही सवाल आएंगे और क्या तो पाएगी कोई। अब देखो ये परकेंद्र होगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। सर ये आपने कैसे कह दिया परकेंद्र है? क्योंकि इसकी देखो परकेंद्र इसलिए कि यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से टच कर रहा है और यहाँ से टच कर रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे ये वाली बात कि परकेंद्र हमेशा, मैं ये जानता हूँ कि परकेंद्र हमेशा, ऐसा मुझे पता है और मैंने पढ़ा है कि परकेंद्र जो होता है वो हमेशा शीर्षों को टच करता है। ऐसा मैंने बचपन से ही पढ़ा है कि परकेंद्र हमेशा किसे टच करता है? तो परकेंद्र हमेशा शीर्षों को टच करता है सर। परकेंद्र हमेशा किसे टच करता है? शीर्षों को टच करता है। और ये मैं जानता हूं, ये परकेंद्र का अगर केंद्र है तो मैं ये कह चुका हूं, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का जस्ट डबल होता है। तो अगर परिधि पे 40 है तो केंद्र पे बना कोण इसका जस्ट डबल होगा, मतलब है 80 डिग्री। आप मेरी बात समझ पाए? केंद्र पे बना कोण, ये केंद्र ही तो हो गया, पर केंद्र का मतलब है केंद्र हो गया वृत्त का। और आप देखें परिधि पे बना कोण 40 है तो केंद्र पे बना कोण 40 दूनी 80 होगा। ये रहा ऑप्शन डी, AOB 80 होगा बच्चे। क्लियर है? और ये क्या था, दिए गए चित्र में कोण अल्फा का मान, सर ये आपको इसके बारे में क्या लगता है? ये आप क्या लगता है भैया? ये भी परिकेंद्र ही है, ये O जो है वो परिकेंद्र है। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना है वो त्रिभुज के शीर्षों को टच कर रहा है, तो वो परिवृत्त है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? O क्या हो जाएगा? O हो जाएगा परिकेंद्र। अगर O अगर परिकेंद्र है बच्चे तो ये 60 का है, अरे अभी तो बताया है, तो ये अल्फा कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, आधा होता है, ये अभी बता चुका हूं मैं। परिधि वाला जो होता है वो आधा होता है और केंद्र वाला दोगुना होता है। त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं PS और RT, ठीक है। त्रिभुज बना लेते हैं, 2 मिनट लग रही हैं। और हमने त्रिभुज बना लिया और उस त्रिभुज का नाम भी दे दिया PQ और R। और वो कह रहा है इसमें दो माध्यिकाएं डाल दो, मैंने कल डाल देते हैं। माध्यिका मतलब है जो सामने वाली भुजा को मध्य पे काटे, ये काट दिया। एक माध्यिका का नाम इसने किया दिया है माध्यिका PS, और एक माध्यिका का नाम दिया RT। इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये RT हो गई। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है। अब क्या कह रहा है? जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब है ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो ये भी 90। ये एंगल सारे कितने? 90-90 के। ये बात भी ठीक है। चलो, यदि PS बराबर 9 है, PS कहाँ है भैया? ये पूरी 9 है। आपको इतनी तो बात पता होगी कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। आपको ये पता होगी कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और आपको ये भी पता होगी कि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये वाली बात छोटे बच्चों को भी पता है कि जो केंद्रक है ना सर, वो माध्यिका को, केंद्रक माध्यिका को किसमें विभाजित करता है? तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये वाली बात भी हम बचपन से ही जानते हैं, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है? कौन विभाजित करता है? केंद्रक। क्लियर है मेरे बच्चे? केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। विद्यार्थी PS जो है, अगर PS की लंबाई 9 है तो इस 9 को 2:1 में बांट देंगे। 2:1 में बांटना जानते हैं, 3 की वैल्यू 9 तो 1 की वैल्यू 3, और 1 की वैल्यू 3 तो 3 दूनी की 6 और 3 एकम की 3। इसका मतलब है जो ऊपरला हिस्सा है, इसने इस हिस्से का नाम नहीं दिया, मैंने इसे C मान लिया। C तो मान ही नहीं हाँ मान सकते हैं ना। तो जो PC की लंबाई हो जाएगी वो तो हो जाएगी सर 6, और CS की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि इससे 9 को 2:1 में आप बांटना जानते हैं, तो ये 6 और 3 के हो जाएंगे। ठीक है। और RT कितने की है? 6 की। अब देखो बच्चे, RT अगर पूरी 6 की है और आपको पता है ये केंद्र है, तो ये किस अनुपात में बांटेगा? केंद्रक 2:1 में बांटेगा। तो ऐसे इससे जब 2:1 मतलब 3 में बांटा तो 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, 2 दूनी की 4 और 2 एकम के 2। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ये जो है RC हो जाएगी सर 4 की, और CT हो जाएगी 2 की। 4 और 2 6 हो गया। तो अब उसने पूछा RS की लंबाई पूछी है। RS कहाँ है भैया? RS की लंबाई पूछी है उसने, मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड लग रही है ना। RS कहाँ है? R और S, ठीक है।
ठीक है, तो मैं इस त्रिभुज को काट के ला रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखना है ना, इस त्रिभुज को मैं काट के ला रहा हूँ। ये था बच्चे आर, ये था बच्चे सी, और ये था बच्चे एस। इसमें हमने आर सी निकाली है क्या? कहीं आर सी है क्या अपने पास? आर सी है 4, ये रही 4। कहीं अपने पास सी एस है क्या? तो सी एस रही 3। अब मुझे बताना ये एंगल कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है। अब आप सर आप कह रहे होंगे कि ये 90 डिग्री लग ही नहीं रहा, तो ये क्या करना, लगने न लगने से है कि नहीं 90 डिग्री? ये तो चित्र मैंने मेरे हाथ से बनाया है, गलत बनाया है चित्र, तू तो केवल डाटा पे ध्यान दे। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की ये जो भुजा है ये कर्ण कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी भैया? 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो इस चित्र को मैं चलो अच्छे से बना देता हूं, अब तो तुम्हें लगेगा ले ये रहा, ये रही आर, ये रही सी, और ये रही एस। अब तो तुझे लगेगा ये 90 डिग्री है। अब आर सी की लंबाई हमारे पास है क्या? आर सी की लंबाई 4 है। सी एस की लंबाई कितनी है? 3 है। अब तो तुझे लग रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और आप ये वाली बात जानते ही होंगे कि पाइथागोरस कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और वैसे ही मुझे याद है, अगर एक भुजा 3 की है और एक भुजा 4 की है तो कर्ण की वैल्यू हमेशा 5 ही निकलती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। हमसे क्या पूछा है? तो आर एस की लंबाई पूछी है जो कि 5 है। ऑप्शन सी सवाल का ठीक आंसर। ये गजब का प्रश्न मुझे लगा देखने में तो, और आपको ये पसंद आया कि नहीं, और ये तो आप ही जाने। बच्चे अभी एक चीज और आप ये देख लें, आपको अगर ये समझ आती है तो, यदि एक त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वो ए बी एस तथा ए बराबर भुजा बीसी पर लंब है। क्लियर है मेरे भाई? ए जो है भुजा बीसी पर क्या है? लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है कि नहीं है? अब हमसे पूछा है कि भुजा एसी पर लंब है, तो कोण ई ए डी ये पूछा है, ये हमें निकालना है। और वैसे आपको तो ये याद रखना है, इसे रिमेंबर करिए आप, है ना, REMEMBER। स्पेलिंग गलत हो सकती है, नहीं गलत होगी ही होगी। ये नहीं कि स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्षमा करना बच्चों, नहीं मत क्षमा करना, स्पेलिंग गलत होगी ही होगी मुझसे। ये मेरे पास सरस्वती का वरदान है कि आप कुछ भी स्पेलिंग लिखेंगे, आप गधे की स्पेलिंग भी लिखेंगे, आस की, वो भी मुझसे गलत होती है ना। तो आप ये मत सोचना गलत हो सकती है नहीं, मस्ट होगी ही। अब बच्चों एक बात आपने पढ़ी होगी, जब मैंने त्रिभुज पढ़ाया होगा, कि त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा त्रिभुज का नियम है। वापस से रिकॉल कर रहा हूं, त्रिभुज में किसी भी बाह्य कोण का मान, जैसे कि क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एक त्रिभुज है और इसमें ये बाह्य कोण है, तो इसका जो मान है इन दोनों के ए और बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब मैं उस त्रिभुज को काट के ला रहा हूं, आप देखते रहना मैं सही काट के लाया हूं क्या। ओ ये ले आया काट के, ये तो बन गया साहब, मैं बड़ा सा बना देता हूं, अच्छा सा। ये बिंदु हमने दे दिया ए, और ए ये बिंदु है ई, और ये बिंदु है डी, है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब ये इसमें 90 डिग्री है कि नहीं है? तो आप कहेंगे है सर। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल त्रिभुज ए सी डी, इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज का ये बाह्य कोण है कि नहीं? अगर ये बाह्य कोण है तो इसका जो मान होगा वो होगा a/2 प्लस सी। अभी बता चुका हूं कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो a/2 प्लस सी दोनों के योग के बराबर होगा इस वाले एंगल का मान। ये वाली बात त्रिभुज की पहली क्लास में ही मैंने पढ़ा दी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। तो ये जो एंगल है बच्चे आप समझ गए होंगे कि एंगल डी जो है वो हो जाएगा a/2 प्लस सी, होगा कि नहीं होगा? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि त्रिभुज एईडी में, अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं, त्रिभुज एईडी में, तो आप इतनी बात तो समझते हैं बच्चे कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो कोण ए और कोण डी, इन दोनों की वैल्यू मिलाकर कितने डिग्री होगी? कि सर जब एक 90 है तो बच्चे दो, इनकी वैल्यू कुल मिलाकर 90 होगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 में से अकेला 90 लेके बैठ गया, तो इन दोनों के पास कितना जाएगा? 90 जाएगा। तो मैंने वही किया, कोण ए प्लस कोण डी
कोण ए की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, कोण ए रख ली मैंने फिलहाल के लिए। ये जो ईएडी आप वहां कह रहे थे प्लस इसे कोण ए को मैं ईएडी बोल दूं, है ना, कोण ईएडी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कोण ईएडी प्लस कोण डी की वैल्यू आप देख सकते हैं a/2 प्लस सी इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ईएडी। तो ईएडी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 90 माइनस a/2 माइनस सी होगी। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन तीनों की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अगर मैं प्रत्येक में 2 से भाग लगा दूं तो एंगल ए का आधा प्लस एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा बराबर 180/2 मतलब 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं 90 के स्थान पर ये रख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे रख दिया देख लो, a/2 एंगल है भाई साहब, ये भुजा नहीं है, b/2 प्लस c/2 क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 90 आ रही है, माइनस a/2 और माइनस सी। अब देखेंगे बच्चे a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये माइनस के सी है और ये प्लस के c/2 है। तो क्या बचेगा फाइनली? तो फाइनली बचेगा b/2 माइनस c/2। अब दोनों से 1/2 हमने अगर कॉमन ले ली बच्चे, देखना थोड़ा ध्यान से, अगर 1/2 कॉमन ले ली तो 1/2 आ गई बाहर, अंदर बची b माइनस सी। और यही हमने पहले कहा था कि ईएडी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 b माइनस सी। क्लियर है? b माइनस सी। लेकिन ऐसा मत कर देना कई बार कि b छोटा हो और c बड़ा हो तो भी बड़े को घटा दें, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। और आप तो जानते हैं दुनिया में एंगल कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो फिर b में से c मत घटाना, c में से b घटा देना, या फिर यहाँ पे मोड़ लगा देंगे। देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मोड़ लगाया हुआ है, इसका मतलब b माइनस सी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है। क्लियर कट कहानी, क्लियर है? ओ ये क्या था, ये क्या है? ये तो है त्रिभुज एबीसी में कोण बी का अंतः कोण समद्विभाजक। ओहो चलो ये तो मैं समझा देता हूं, अंतः कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर इसे कहते हैं, तथा कोण सी का बाह्य समद्विभाजक आपस में मिले, जहां पे मिलते हैं उस जगह पे बनने वाला कोण। ये इसकी वैल्यू मुझे तो डायरेक्ट याद है a/2, इसकी वैल्यू होती है इसके आधे के बराबर होती है। यहां मिल रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी इसके आधे के बराबर होगी। कैसे होती है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी पर आप चिंता मत करना, धीरज दोस्तों दिल थाम के बैठना तो ये बात समझ आएगी। भैया अगर मैं आपसे पूछूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो पूरा गांव जानता है कि ये जो बाह्य कोण है वो a प्लस b/2 होगा। b/2 क्यों होगा रे, बराबर होगा, ये क्या होगा? तो ये होगा a प्लस b होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे सर होता है। ये a प्लस बी के बराबर हो गया। कौन सा एंगल? कोण सी। अब उसने पता क्या है, इस कोण सी जो बाह्य कोण है इसका भी कोण समद्विभाजक खींच दिया। अगर कोण समद्विभाजक खींचा है तो ये वाला हिस्सा a/2 रह गया और ऊपर वाला भी क्या हो गया, a प्लस b/2 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये बाह्य कोण पूरे की वैल्यू a प्लस बी थी तो अगर ये समद्विभाजक है तो ये आधे आधे में काट देगा, a प्लस b/2 और a प्लस b/2। क्लियर है? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ये ऐसे यहां से इसका खींचा, तो अगर इसका खींचा है तो ये आधा करके जा रहा है, ये b/2 होगा और ये b/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये दोनों इस जगह पे मीट कर रहे हैं, के बिंदु पे मीट कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं बच्चों इसे उठा के लाता हूं, आप देखते रहना थोड़ा ध्यान से, है ना। और ये रहा सी, ये ऐसे कोई रेखा है, और ये रहा के कोण, ये रहा बी, और ये जो बाह्य का ये रहा, ये है a प्लस b/2, मतलब है a/2 प्लस b/2। a प्लस b/2 को a/2 प्लस b/2 भी तो कह सकता हूं। और ये एंगल हमें पता ही है कि ये b/2 है। विद्यार्थी अगर ये b/2 है और बाह्य कोण का मान दोनों दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो बोलो अगर ये a/2 प्लस b/2 है और ये b/2 है तो फिर ये कितना रहेगा? तो ये a/2 ही तो रहेगा, तो ही तो ये परिपूर्ण हो पाएगा, तो ही तो ये बात पूरी कर पाएगा। क्लियर है? एक तो ये इसका तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चे, दूसरा तरीका देख लें आप, b/2 प्लस कोण के, दूसरा तरीका देख लें एक बार, मैं करा नहीं रहा, आप कर लेना टाइम मिल जाए तो घर पे, अन्यथा कोई बात नहीं मैंने करा दिया। दूसरा तरीका देख लें बच्चे, दूसरा तरीका हो सकता है कि b/2 प्लस कोण के प्लस, अब बच्चे ये एंगल चाहिए इस त्रिभुज के लिए, ये वाला एंगल,
तो इस वाले एंगल के लिए क्या करेंगे, 180 में से a प्लस बी बाई टू घटा देंगे, 180 माइनस a प्लस बी बाई टू, ये आप घटा देना। फिर ये एंगल k की वैल्यू आ जाएगी और इसे बराबर रख लेना किसके, 180 डिग्री के बराबर रख लेना। नहीं तो लेटर देखें, देखेंगे ध्यान से, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, ये एक नई आई है, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय नाम से क्लियर है कि अंतःकोण का समद्विभाजक हो रहा है, नाम से क्लियर है। विद्यार्थी मुझे तुम खुद बताइए, मैंने एक दिन साइन रूल तुम्हें लिखाया था, साइन फॉर्मूला। पहले तो मैं इसका नियम बता दूं, अंतःकोण ए का अगर अंतःकोण की इस कोण के समद्विभाजक हो रही है तो ए से बी और ए से सी, उसके बीच में वही अनुपात होता है जो बी से डी और सी से डी के बीच में होता है। बस खत्म, बात समझ में आई। किसके कौन से कोण का समद्विभाजन हो रहा है, तो कोण ए का हो रहा है। तो ए पे जम जाएं आप, ए पे बैठ जाएं, ए से बी जाएं और ए से सी जाएं। इन दो भुजाओं में वही अनुपात होगा या वही रेशो होगा या वही रिलेशन होगा जो बी से डी और सी से डी। डी क्या है सर, जहां पे वो मिल रहा था। कैसे हुआ मैं ये बता देता हूं बच्चे। हमें एक साइन फॉर्मूला आता था, हमें बचपन में पता था कि साइन फॉर्मूला क्या होता है। साइन फॉर्मूला होता है बेटा ए बट्टे साइन ए बराबर बी बट्टे साइन बी बराबर सी बट्टे साइन सी। ये क्या है, भुजा की लंबाई बट्टे उस भुजा के सामने वाला एंगल, और वो भी साइन में। भुजा की लंबाई बट्टे उस भुजा के सामने वाला एंगल, वो भी साइन के फॉर्म में। जैसे आप मुझे बताइए, ये क्या है, भुजा की लंबाई है बीडी, बीडी है तो यहां लिखेंगे बीडी बट्टे साइन थीटा। भुजा की लंबाई साइन थीटा कैसे ले लिया, क्योंकि इस भुजा के सामने जो एंगल है वो कौन सा है, थीटा है कि नहीं है। त्रिभुज एबीडी में, कौन से त्रिभुज में बेटा, त्रिभुज एबीडी में। इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको, वैसे प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं, 10वीं क्लास में नहीं हो आप। बीडी अपॉन साइन थीटा है कि नहीं है, बराबर। इसी त्रिभुज में बात कर रहा हूं एबीडी में। अगर मैं साइन एल्फा लूंगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या लूंगा, ए बी लूंगा। तो ए बी अपॉन ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है सर, तो ये रहा साइन एल्फा, ए बी अपॉन साइन एल्फा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं कैंची गुणा करूं बच्चे तो ये आ जाएगा बी डी गुणा साइन अल्फा बराबर ए बी गुणा साइन थीटा। ए बी गुणा, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए बी साइन थीटा बराबर बी डी साइन अल्फा। क्लियर कट, क्लियर। अब मैं बात करूंगा बच्चे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी और सी में। अगर मैं ए डी सी में बात करूं विद्यार्थी, तो क्या मैं कह सकता हूं सी डी अपॉन साइन थीटा, सी डी अपॉन साइन थीटा। कैसे कैसे कैसे, सी डी ये भुजा है और इसके सामी का एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन साइन थीटा बराबर, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। भुजा की लंबाई ए सी है और उसके एंगल सामने का कौन सा है, साइन 180 माइनस अल्फा। और आप जानते हैं कि साइन जो होता है 180 माइनस अल्फा पे कन्वर्ट नहीं होता सर। तो साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री आप 10वीं में पढ़ के आए हैं, वो हो जाती है साइन अल्फा के बराबर। ये आप 10वीं में पढ़ के आए, मैं भी पढ़ा दूंगा थोड़े समय बाद। तो बच्चे ये हो जाएगी सी डी, ये मैं इसे बराबर लिख लूं किसके, साइन अल्फा के बराबर। क्लियर है। तो ये हो जाएगी बच्चे सी डी गुणा साइन अल्फा बराबर ए सी गुणा साइन थीटा। क्लियर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बैठे ठाले क्या करें, करना है कुछ काम। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया इक्वेशन सेकंड से। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है ना प्रूव करके दिखाइए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, बी डी साइन अल्फा, और ये क्या है सी डी साइन अल्फा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा, तो ये क्या बचेगी बेटा, तो ये बचेगी बी डी अपॉन सी डी। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा ना, ये साइन अल्फा इस साइन अल्फा से, और ए बी साइन थीटा बट्टे ए सी साइन थीटा। तो साइन थीटा कट जाएगा और इधर आ जाएगा बेटा ए बी अपॉन ए सी।
और यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जब आपको बुरा लगा था कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। कहाँ है वो, ये रहा, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। शायद मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। हमने किसकी सहायता ली, तो हमने साइन फॉर्मूले की सहायता ली है। क्लियर है मेरे भाई, हमने कौन से फॉर्मूले की सहायता ली है, तो हमने ली है साइन फॉर्मूले की सहायता। क्लियर है, आप समझ पाए होंगे। और यही वही वही थ्योरम है, उसी तरह इसका प्रूव है। ये भी देखेंगे, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। क्लियर है। अब की बार डी थोड़ी दूर चली गई है, तो वो नियम वही है बच्चे, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। क्लियर है। ए बी, ये रहा ए बी, एक कोण एक ही है, ये जो विभाजन किया है वो कोण एक ही किया है, लेकिन अब की बार इसके बाह्य कोण का किया है, तो कोण एक ही किया है, तो ए से ही चले, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी से चले, फिर बी डी अपॉन सी डी। खत्म। पहले वो डी यहाँ थी तो बी से ऐसे चलना पड़ता था बी डी, और सी से ऐसे चलना पड़ता था। अब दोनों एक ही दिशा में, तो बी से चलेंगे बी डी सी डी। खत्म बात। क्लियर है मेरे भाई। आगे क्या है, आगे बाह्य केंद्र। ये बात थोड़ी सी समझने जैसी है बच्चे। हमने अंतः केंद्र पढ़ा था बी आई सी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। कोण बी आई सी हमने निकाला भी था, प्रूफ भी किया था, और वो होता था 90 प्लस उसके ऊपर बैठे कोण का आधा। देखो इसने लिख भी रखा है, कोण बी आई सी बराबर 90 प्लस उसके ऊपर बैठे कोण का आधा। अब हमने क्या करा बच्चे, कोण बी है ना, और कोण सी है, और कोण ए है, तो इसमें कोण ए का तो अंतः कोण का समद्विभाजन कर लिया, कोण ए में तो अंदर वाले का समद्विभाजन कर लिया, और बचे दो कोणों का बाह्य समद्विभाजन। बाह्य समद्विभाजन क्या कर लिया, बाह्य समद्विभाजन। तो आप देखेंगे बच्चे, अगर बी के और सी के बाह्य समद्विभाजक यहां मिलते हैं, तो इस बिंदु को कह दिया बच्चे बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्यों कह दिया, क्योंकि यहां से अगर एक सर्कल खींचेंगे तो सर्कल ऐसे निकलेगा, इन दोनों को टच करते हुए ऐसे निकलेगा। क्लियर है। तो यहां पर अगर एंगल पूछ ले बी ओ सी, तो वो एंगल हो जाएगा बच्चे 90 माइनस ए बाई 2। ये वाला एंगल क्या था, 90, ये था 90 प्लस ए बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चे 90 माइनस ए बाई 2। अगर विद्यार्थी मैं इसको और इसको जोड़ दूं, तो माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, 180 बच जाएगा। और आपको ये तो पता ही है कि अगर आमने सामने के कोणों का योग जब 180 होता है, विपरीत आमने सामने, जैसे ए बी सी डी, तो जो विकर्णवत आमने सामने है उनका योग 180 होता है, तो उसे चक्री चतुर्भुज भी कहते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे तुम सर्कल खींचोगे, तो बच्चों ये चारों जो बिंदु हैं ये वृत्त की परिधि पर आएंगे। क्लियर है मेरे भाई, ये चारों बिंदु कहाँ आएंगे, वृत्त की परिधि पर आएंगे। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। चारों बिंदु कहाँ आ जाएंगे बेटा, वृत्त की परिधि पर आ जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई, चारों बिंदु कहाँ आ जाएंगे, वृत्त की परिधि पर आ जाएंगे। तो इसीलिए उन दोनों का कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, और इसीलिए उसे चक्री चतुर्भुज भी कह दिया जाता है। अब ये देखते हैं ये क्या कह रहा है, बाह्य केंद्र बनाने के लिए, बाह्य वृत्त या फिर बाह्य वृत्त बनाने के लिए, या फिर बाह्य वृत्त बनाने के लिए त्रिभुज के दो कोणों का तो बाह्य समद्विभाजन होगा। बिल्कुल हो गया सर, बी और सी का तो बाह्य समद्विभाजन है, और एक कोण का अंतः समद्विभाजन हो गया सर, कोण ए का अंतः समद्विभाजन हो गया, और दो कोणों का बाह्य समद्विभाजन हो गया। और ये जहां पे मीट कर रहे हैं वही बाह्य केंद्र कहलाता है। ए आई ओ एक सीधी रेखा है जो कोण ए का कोण समद्विभाजक है। यस, ए आई ओ ये रही सीधी रेखा है। बी आई सी ओ, बी, ये तो मैंने अभी कह दिया था कि बी आई सी ओ ये जो है, ये जो चतुर्भुज है, ये एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इस कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों कोणों का जो कुल योग है वो 180 डिग्री आ रहा है, और ऐसा चक्री चतुर्भुज में होता है। अगर ये चक्री चतुर्भुज में है, इसका मतलब है ये इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। इसका मतलब यही तो होता है, ये बिंदु आई हो जाएगा, ये बिंदु ओ हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, और ये बिंदु सी हो जाएगा। तो कोण आई और कोण ओ, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी। और कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू भी कितने डिग्री होगी बच्चे, 180 डिग्री होगी, क्योंकि आप इसे चक्री चतुर्भुज कहने लग रहे हो। ये एक बात थी, खत्म। अब तो इसमें क्या बताना, आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चक्री चतुर्भुज ये मैंने बता ही दिया। ओ ये खत्म हो गई। कितने से सवाल है, देख यदि किसी चतुर्भुज एबीसी में, थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहें, अभी 2 मिनट में खत्म कराता हूं। यदि किसी चतुर्भुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 13.5 सेंटीमीटर है,
तो बीडी का मान क्या होगा। देखो अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, आराम से पढ़ेंगे, जल्दी कोई है नहीं, भगदड़ मचानी नहीं है। ऐसे पता लगे कि मेरे भी हाथ में लग गई, आपके भी पैर में लग गई। एक बार इसे आप करें और फिर मैं करता हूँ, करें थोड़ी देर, 1 सेकंड का समय बस। और देखें भैया, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, कोण ए का समद्विभाजक है और एडी है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एडी है। ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। ए सी 10 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। बी सी 13.5 है, इसका मतलब पूरी भुजा की लंबाई कितनी है सर, 13.5 है। आपको मैं बताऊं, हमने एक अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय पढ़ी थी, वो ये कहती है कि ए बी में और ए सी में वही अनुपात होगा जो बी डी में और सी डी में है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी अनुपात का मतलब अपॉन होता है, और वो अनुपात है 8:10। 8:10 का मतलब है कटने के बाद 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4:5। तो इस भुजा में और इस भुजा में भी अनुपात कितना होगा, 4:5 होगा। और ये कुल लंबाई 13.5 है। अगर 13.5 को, आप ये तो जानते ही हैं कि 13 पॉइंट, पढ़े लिखे लोग हैं आप, बच्चे तो है नहीं, 13.5 को बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, 4:5 के अनुपात में बांटना है। तो विद्यार्थी 4 और 5 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू दे रखी है 13.5, और 15 नंबर 135, तो ये कितने के गुणा पे बैठी है, 1.5 के गुणा पे बैठी है। तो 15 चौकी की 60, तो ये हो जाएगा 6.0, और 15 5 75, तो ये हो जाएगा 7.5। तो ये जो 4 की है वो है कितने की एग्जैक्टली, 7 की, और ये जो 5 की है वो है एग्जैक्टली कितने की, 7.5 की। समझ तो आप गए होंगे, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई कितने की है सर, 13.5 की। अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय में हमने पढ़ा था कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी और ए सी में वही अनुपात होता है जो बी डी और सी डी में। आप देखो मैं हाथ भी कैसे ला रहा हूं, बी डी और फिर इधर जा रहा हूं, फिर सी डी, बी डी और सी डी में अनुपात होता है। तो बी डी और सी डी का अनुपात और ये अनुपात 4:5 के बराबर है, और हल कर लिया। अब बताना इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या कह रहा है वो, क्या पूछा उसने, बीडी, बीडी पूछिए 6 की होगी। ऑप्शन बी फॉर बालोत्रा इज द राइट आंसर। के ओके 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 सर, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है मेरे भाई। अच्छा यहाँ से होगा, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, क्लियर। एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर कोण बी का अंतः समद्विभाजक तथा कोण सी का अंतः समद्विभाजक के बीच कोण निम्न में से किसके बराबर होगा। अरे ये तो अंतः केंद्र पे आ गया, ये तो फॉर्मूला ही आ गया डायरेक्ट ही है, ये तो फॉर्मूला ही आ गया। अंतः समद्विभाजक यहाँ मिलते हैं और उसे अंतः केंद्र कहते हैं। कितनी बार बताऊं, इतनी देर में तो कोई भी सीख जाता। तो हमें पूछना है कोण बी आई सी, कोण बी आई सी मैंने तो प्रूफ भी कराया है, वो होता है 90 प्लस उसके ऊपर ले कोण का आधा, खत्म। कोण बी और कोण सी का कोण बी का अंतः अर्धक तथा कोण सी का बाह्य अर्धक के बीच बना कोण निम्न में से किस कोण के बराबर है। ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर कोण बी का अंतः अर्धक तथा कोण सी का बाह्य अर्धक। अच्छा ये तो कुछ और कह रहा है, कुछ और कह रहा है। गलती तो तुम्हारी नहीं है, मेरी ही है, पर तुमको ये वाली बात आती है, मुझे पता है ये वाली बात तुमको आती है, क्योंकि मैंने अभी समझाई है। ये रहा त्रिभुज, देखो जल्दी जल्दी में मत कर देना मेरी तरह। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर कोण बी का अंतः अर्धक, कोण बी का कौन सा अर्धक, अंतः अर्धक, ओ ये गया। चलो तो ये कितने का, b/2 का, और ये कितने का, b/2 का, क्योंकि अंतर्र्धक है। और कोण सी का बाह्य अर्धक, बाह्य अर्धक ये गया, और ये यहाँ पे मिल गए के पे। के कैसे दिया, क्योंकि इससे पहले जब मैंने प्रूव कराया था तो के ही दिया था। बीच बना कोण ये पूछा है, ओ भैया ये पूछा है, तब मैंने कहा ना ये इसके आधे के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू होगी a/2, और मैंने प्रूव तो करा ही दिया है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही ऑप्शन है, क्लियर। दिए गए चित्र सी में एसीडी का समद्विभाजक है, एसीडी सी जो है एसीडी का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, क्लियर है। कोण ए 55 डिग्री दिख रहा है,
ए बी बराबर बी सी है। अब ये काम करेगी लाइन, ए बी बराबर बी सी है, ए बी की जो लंबाई है वो बी सी के बराबर है। और 1000 बार कह चुका हूं, 10,000 बार और कहूंगा कि जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, और कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसके सामने वाला कोण 55 है, तो इसके सामने वाला कोण ये कितने का होगा, ये भी 55 का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से ये 55 का हो गया और ये 55 का हो गया, तो 55 55 हो गए 110। अगर 110 है तो फिर ये कितने का बचा, तो ये बचा 70 का, है ना। बोला बचा कि नहीं बचा, ये कितने का बचा, 70 का। 55 55 110 और 70 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब मैं तुमसे कह चुका हूं एक बात, कौन सी बात, कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो होगी सर 125। 70 + 55 कितने डिग्री होगी, 125 डिग्री। अब 125 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटा है, क्योंकि जो सी है वो कोण सी का समद्विभाजक है। तो ये कितने का हो जाएगा, 125/2 का हो जाएगा, और ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 125/2 का हो जाएगा। और ये पूरा कितने का हो जाएगा, तो पूरा 125 का होगा। पूरा 125 का क्यों होगा, क्योंकि कोण सी बाह्य कोण है, और ये 55 + 70 के जोड़ के बराबर होगा। तो 125/2 कर दो। क्या पूछा, ए सी ई, ए सी ई पूछ ले तो भी 125/2 है, और ई सी डी पूछ ले तो भी 125/2 है। इसका मतलब है 125 ÷ 2, और 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62.5 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या बताना है भाई, ये लंब है, ये मैं तो समझ गया क्या है कहानी। लंब है, कोण Q और R में R बड़ा है, ठीक है। इससे फायदा क्या मिल गया, इससे फायदा ये मिल गया कि कोण Q में और कोण R में R बड़ा है, तो जिंदगी में मैं कभी Q - R नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, R - Q, ये लिखूंगा, बस इससे ये फायदा मिल गया। अब आपसे पूछा है EAD, सॉरी EAD तो है ही नहीं, अभी जो समझाया था उसमें तो EAD था। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है ना, टीपीएस पूछा है, तो उसकी वैल्यू होती है बच्चे 1/2 गुणा मोड़ का निशान और इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों का अंतर R - Q कर दिया मैंने। R - Q क्यों किया सर, क्योंकि Q छोटा है, तो 1/2 R - Q, ये तो गलत है, इसमें 1/2 नहीं है और ये सही है। ये तो मैंने अभी प्रूफ भी बताया था यार इसका। 1/2 अगर ये वाला एंगल चाहिए ना तो इन दोनों के अंतर के बराबर होता है सर, Q और R के अंतर के बराबर होता है, वो भी 2 में। अभी प्रूफ बताया था भैया, है ना। अब ले फिर पूछ लिया वही, तो इन दोनों का अंतर कर लो पहले। तो 35 और 75 का अंतर कितना होगा, 40, और 40 का आधा कर दो। क्या बताऊं, बताइए इसमें 40 का आधा 20 होता है, पूरा गांव ये जानता है। ये ले ऑप्शन ए, थ्योरम आएगी तो मैं कर पाऊंगा। कैसे कैसे किया, अभी बताया था बच्चे। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये बीच वाले कोण की वैल्यू वो होती है 1/2 उन दोनों का अंतर। किस किस का अंतर, बी और सी का अंतर। तो बी और सी कितना है, 75 और 35, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 40। और जब 40 में 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 इस सवाल का आंसर है। अभी प्रूफ बताया था कि ये कैसे आता है, क्लियर। और आज के लिए कर लेते हैं इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। जब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।